I do speak English like I can leave English behind. I can talk English, I can walk English, I can laugh English. English is a very funny language. English, only taxi, taking my feelings to you. Okay, ready? Meter down. In our country, English is not just a language, but it is class in India. And if you want to have that class, you have no option rather than learning in elite, reputed English medium school. Last but not least, English is a mere language, just words. Words without culture have no meaning. It can be our skill, not our mother language. Because mother is one, and our mother language, our mother tongue is our mother. So friends, I have spoken couple of dialogues of different Bollywood movies like Namak Halal, Padman, Hindi Medium, Manikarnika, English to English. So this clearly shows the impact and the importance of English medium. So in new video, we are going to look at some of points why English medium is not necessary in today's time. Because many parents and students come and ask me which medium is the best for their future and for their career. First I counsel and I never say no. I always say yes. If students they tell that we are comfortable with our mother tongue, I say okay, I love my motherland and I love my mother tongue. If parents insist that we have to have English medium, I say yes, it's important in today's time. See, this video is like putting eggs on my own foot, but for the betterment of my students, I'm always ready. And my pure purpose is to make English easy for everyone, okay? Not to earn money only. So friends, let's watch and try to understand in this video why English medium is a boon or a curse. तो कुछ लोगों का मानना ये है या भ्रम ये है कि अंग्रेजी माध्यम न रहे तो हमारी अंग्रेजी पे पकड़ नहीं रहेगी, हम IITs में नहीं जा पाएंगे, हमारा विकास कम हो जाएगा। तो भ्रम तो एक तरफ, आंकड़ों पे जाते हैं। आइए देखते हैं विश्व के कैसे देश कैसा विकास कर रहे हैं। आप ही बताइएगा इनमें से दुनिया के सबसे आर्थिक रूप में सफल और अमीर 20 देश भाषा के दृष्टि से क्या प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, जहां पर मातृभाषा उनकी जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है, वही प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 पे नॉर्वे, जहां पर नॉर्वेजियन भाषा का प्रयोग होता है, अंग्रेजी नहीं। और नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां अंग्रेजी वाकई बोली जाती है हर घर में, तो उस माध्यम का, उस मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर हम डेनमार्क, सिंगापुर, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया का देखें तो यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं वही कक्षाओं में और दफ्तरों में प्रयोग की जाती है। और 20वें नंबर तक अब हम देखते हैं दुनिया के सबसे गरीब 20 देशों के आंकड़े, और ये देश ज़्यादातर अफ्रीका में हैं। आप देखेंगे कि लगभग सभी 20 गरीब देश यूरोप के अंग्रेज़ी या फ्रेंच या पोर्चुगीज़ में अपने दफ्तर और विद्यालय चलाते हैं, और हम देख रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में हैं। तो फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप भारत को दुनिया के सबसे गरीब तरीन देशों में देखना चाहेंगे या फिर सबसे सफल देशों में देखना चाहेंगे। दोस्तों, ये एक गुलामी की मानसिकता है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि जो हमारे साहबों की, मास्टर्स की जो ज़बान थी वही ज़बान सबसे बेहतर है। और गुलामी का दूसरा नतीजा ये है कि अपनी हर कुछ हमें छोटी, तुच्छ, हीन दिखने लगती है, चाहे वो हमारी भाषा हो, वेशभूषा हो या संस्कृति। साथियों, जहाँ एक तरफ शिक्षा के बारे में आम जनता की धारणा ये है कि सबसे अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल्स जो कि इंग्लिश मीडियम में
3 साल के उम्र से ही शुरू करते हैं, उनके बच्चे सबसे आगे होते हैं। तो मैं आज आपको 2 ऐसे विद्यालय प्रणालियों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि अंग्रेजी माध्यम में नहीं, मातृभाषा में अपनी शिक्षा चलाते हैं और उच्चतरीन परिणाम भी दिखाते हैं। उनमें से एक है दिल्ली में स्थित सरदार पटेल विद्यालय। ये विद्यालय दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में नंबर 1, 2, 3 में हमेशा रही है। तो ये विद्यालय प्री प्राइमरी से लेके 5वीं कक्षा तक हिंदी, जो कि दिल्ली की मातृभाषा है, इस भाषा में अपने स्कूल को चलाते हैं। आइए इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक अनुराधा जी से सुनते हैं उनका क्या अनुभव रहा है। जितने भी शिक्षा की नीति चलाने वाले हैं या शिक्षा को के जानकार हैं, वो अरसे से जानते आए हैं और मानते आए हैं और बोलते आए हैं कि जब शिक्षा प्राथमिक शाला में जो शिक्षा होती है, अगर वो मातृभाषा में होती है तो एक तो बहुत स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है और दूसरा शिक्षा गहन होती है और दूर तक जाती है। कि अगर बच्चा अमूमन 3 साल पहले स्कूल आने से 3.5 साल पहले माँ और पिताजी या घर पे एक भाषा बोले, जो हिंदुस्तान में अक्सर अंग्रेजी नहीं होती है, महज 2% तबका होगा जो अंग्रेजी बोलता है। अगर वे विद्यालय आते हैं या सीखने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम पहले तो उन्हें यह कह देते कि तुम अपनी भाषा तो भूल जाओ, हम तुम्हें अलग भाषा सिखाएंगे। बच्चा वहीं प्रश्न पूछना और जिज्ञासा पे एक थोड़ा सा रोक लगना शुरू हो जाता है। भारत की एक वास्तविकता ये मानी जाती है कि आगे चलकर हर चीज़ अंग्रेजी में है, तो बहुत लोग इस पे शक करते हैं कि अगर वो हिंदी से शुरू करें तो क्या वो IITs में या IT सेक्टर में या दुनिया के स्तर पर जा पाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप इंजीनियरिंग और IIT छोड़िए, अगर मैं रोड स्कॉलर्स की भी बात करूं, I think we will be one of the few schools in the country with the largest number of road scholars. तो ये था सरदार पटेल विद्यालय। मगर आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं ये तो एलीट स्कूल है, उच्च स्तर के लोगों की विद्यालय है, ये तो कुछ भी कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूं जिसको देखकर आपकी धारणाएं सदा के लिए बदल जाएंगी। ये उदाहरण है उन तिब्बती शरणार्थियों के जो कि 1960 के दशक में शरणार्थी के रूप में खाली हाथ आए तिब्बत से और सड़कों पर, खेतों में मजदूरी करने लगे और गर्मी को न सह पाते हुए हजारों जानें गई और हजारों बच्चे अनाथ हुए। इनसे बदतर हालत तो अब किसी की हो नहीं सकती है। मगर परम पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में और अमा जित्सुन पेमा जो उनकी बहन हैं, उनके कार्य संचालन में जो प्रगति तिब्बतियों ने की भारत में रहते हुए, वो देखने लायक है। भारत आने के 10-12 वर्षों में थोड़े से स्थापित होने लगे, अपने बच्चों के लिए विद्यालय बनाने लगे और शुरू में तिब्बती विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में चलाए जाते थे और अच्छे विद्यालय बन गए थे। मगर फिर 80 के दशक में उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब कदम उठाया। अंग्रेजी से मुड़कर वो अपने विद्यालयों को तिब्बती मातृभाषा में चलाने लगे, जिसमें कि गणित यानी कि मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब विषय तिब्बती भाषा में सिखाने लगे। तो ऐसा करने में क्या उनके बच्चों को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? आइए सुनते हैं अमा जित्सुन पेमा के जुबानी। In 1986 we started with first class, class 1 with the medium of Tibetan language, maths, English, social studies, all that into Tibetan, and then each year we added one class more, and then we took it up to the 5th class level. From 86 till 86 till 90, it was all up to class 5, and then once they reached the 5th class, then they
switch to English language. We had to switch to English language because of the fact that, in class 8 and in class 10 and in class 12, they have to sit for the board exams. So the teachers were very concerned. And anyway, when we first introduced through medium of Tibetan language, many of the teachers, they were not favorable to this. And they said that we were doing something stupid because the children have to sit for exams for class 8 and 10 and 12 in English language. But anyhow, we insisted up to the class primary school level, we will do it in Tibetan. And then the first year, second year, by the third year, the teachers realized that teaching the children through their mother tongue was a wonderful thing because the children were learning by understanding. When you teach the children in a foreign language, they don't understand what you're teaching them. So when you teach them in their mother tongue, then the children understood what they were learning. They were no longer learning like parrots. They were learning by understanding. And when they understood what they were learning, then the children asked more questions. And when they asked more questions, they were even learning more. So with the Tibetan language, it went up to class 5. Then from class 5, but along from class 1, even from kindergarten, we always taught English as a strong second language. So the children were learning, Tibetan and English simultaneously from kindergarten. Then when they reached class 4, they were taught Hindi. So by the time they were in class 5, they were taught 3 languages. They reached 6th class and we switched over to English language. There was no problem because the children's knowledge was firm. They had a good foundation and in whatever they were learning in all the subjects. And once you have a good foundation in your understanding of maths and English or history or anything, if you have a good foundation, to switch over to another language was no problem. Wonderful, Amala. So you were talking about there were some criticisms from teachers, and were there criticisms from other people also, like we see today, that the English may become weak and they may not perform as well if it is mother tongue? Were there such criticisms in the beginning, and how did you handle it? Well, most teachers in India, once you have a teacher's training, they are all very textbook-oriented teachers. So when they're textbook-oriented teachers, the main thing they're concerned is the children doing their exams. But actually, even if you're doing your exams, if you understood the subject better, you do better in your exams. So the teachers, of course, thought that teaching them in Tibetan medium, they would not know English when they had to sit for an examination. But then after, the first batch of children who learned through Tibetan medium, when they reached the 8th class and had to do an exam of the board, they did much better than the other students who were taught through medium of English language. Because, and what does this prove? This proves that if you understand what you're learning, that stays with you. But if you learn like a parrot and just repeat, then I think you forget it quicker. So that way, now today, the teachers all appreciate this system, teaching through mother tongue. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, चलिए तिब्बती मातृभाषा में विद्यालय चलाया, तिब्बती संस्कृति को संजोए रखा, मगर फिर 12वीं कक्षा के नतीजों का क्या हुआ? क्योंकि आखिर तो उस पे हमें ध्यान देना है और उस पे ही हमारे दाखिले एडमिशन्स होते हैं। तो ज़रा देखिएगा, ये नतीजे बता रहे हैं कि भारत में ये शरणार्थी जो खाली हाथ आए थे 60 साल पहले और आज उनके विद्यालय
भारतीय विद्यालयों से भी आगे मानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा आजकल बहुत ज़रूरी बन गई है और हमारे हर बच्चे को इस भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। मगर भाषा सीखने का मतलब ये नहीं है कि उसे माध्यम बनाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है। ये वो भाषा है जिससे कि हर दरवाजे को खोला जा सकता है, पूरे दुनिया को समझने और देखने की एक चाबी है। तो वो भाषा होनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, बाहर सब बोलते हैं, वो है आपकी मातृभाषा। और अगर मातृभाषा में आप स्थिर हो जाएं तो दुनिया में बहुत से शोध हुए हैं, स्टडीज़ हुए हैं, हार्वर्ड से लेके बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, जो ये साबित करते हैं कि अगर आपके बच्चे की पकड़ एक भाषा पर यानी कि अपने भाषा पर मजबूत हो तो दूसरी भाषा को हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने तो ये कहा है कि हर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। तो जब बच्चे बिना गिल्ट या गिलानी के अपनी भाषा में खुली आज़ादी के साथ सोच सकते हैं तो वो सही मानों में एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, ओरिजिनल थिंकर्स बन सकते हैं। तो आइए, ये जो एक बहुत ही बड़ा मौका इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमें मिल रहा है भारत की शिक्षा स्थिति को फिर से पटरी पर लाने का, उसे हम न गंवाएं। और अगर हमारे बच्चे इस पथ पे जाएं तो मेरा ये यकीन है कि कुछ ही सालों में भारत एक शक्ति नहीं बल्कि महाशक्ति बन सकता है। तो साथियों, मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेज़ी भाषा आजकल बहुत ज़रूरी बन गई है और हमारे हर बच्चे को इस भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। In the year 2002, at the age of 52, the newly put Chief Minister of Gujarat, નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નક્કી કર્યું કે હવે મારે અંગ્રેજીમાં કોઈક દિવસ બોલવું પડશે. 2002માં એમણે અંગ્રેજી શીખવાનું શરૂ કર્યું. As Chief Minister of Gujarat, he started his tuition classes. જે એમને ભણાવતા તે પરિવારને હું ખૂબ સારી રીતે ઓળખું છું કારણ કે BAPS સંસ્થા સાથે સંકળાયેલો પરિવાર છે. રોજ સવારે 7 થી 8:15 સવા કલાકે ઇંગ્લિશ ભણતા. અને આજે આપણે જાણીએ છીએ ઘણું સારું અંગ્રેજી પ્રવચન કરી શકે છે અને ઘણું સારું બોલી શકે છે. 52 વર્ષે એક ભાષા શીખવી અને એ પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી સાથે, તો તું તો 18 વર્ષે નવરો જ છું, તારે ક્યાં બીજું કંઈ કામ છે? Thank you so much friends for watching this video. I hope you have gained much knowledge about new education policy and English medium. So friends, please do subscribe my YouTube channel because so many people come and enjoy videos but do not subscribe channel. So please subscribe my YouTube channel for more videos and encouraging us so we can make more useful and more important content for you. Okay, once again, thank you so much for your time, your support and love. Thank you.